आप सबका अद्वैत क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है द वर्धन डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर। ये टॉपिक भी पोस्ट गुप्ता पीरियड के ही अंतर्गत आने वाला टॉपिक है और जो मैंने लास्ट आपको क्लास में जो बाकी सारी डायनेस्टीज बताई थी उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के कंटेम्परेरी एक और डायनेस्टी आती है जिसका नाम था द वर्धन डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर। ठीक है, तो अपनी बात हम अपनी क्लास में से स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हमें इस डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, तो सोर्सेस में क्या, अभी मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूं कि हिस्ट्री में जब सोर्सेस को हम पढ़ते हैं तो बेसिकली जो सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आते हैं, लिटरेरी सोर्सेस आते हैं और जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट्स, मोटे मोटे जो सोर्सेस जो सोर्सेस में ये सारे पार्ट आते हैं। ठीक है, हम अपनी बात शुरू करते हैं पुरातात्विक सोर्सेस से या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। अब कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जिनसे हमें इस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। पहला है इंस्क्रिप्शन। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो पहला आता है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में कौन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इस पीरियड का है वो है मधुबन इंस्क्रिप्शन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। ठीक, मधुबन इंस्क्रिप्शन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के इंस्क्रिप्शन है, जिससे हमें इस डायनेस्टी का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें पता चलता है। इस डायनेस्टी की जो जीनियोलॉजी है या जो वंशावली है हमें उसके बारे में पता चलता है। ठीक, मधुबन इंस्क्रिप्शन है ये उत्तर प्रदेश के जो मऊ डिस्ट्रिक्ट है वहां से मिला है और जो बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है ये उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है हमें वहां से मिलता है। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन इससे संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं। अब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो दूसरा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होता है उसे हम कहते हैं कॉइन्स। कॉइन्स में जो ये चार अलग अलग स्थानों पे जो कॉइन्स मिली हैं उससे हमें वर्धन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले जो हमें कॉइन्स मिलती है वो है नालंदा से। नालंदा से जो कॉइन मिलती है वो कैसी है, वो टेराकोटा कॉइन है, वो मिट्टी की बनी हुई कॉइन है। दूसरी कॉइन जो हमें मिलती है वो सोनीपत से मिलती है। हरियाणा का जो सोनीपत है हमें वहां से मिलती है। ये जो कॉइन्स है, जो सोनीपत से मिलने वाली कॉइन्स है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इसी कॉइन से हमें सबसे पहली बार हर्ष का पूरा नाम मिलता है, हर्षवर्धन सोनीपत से मिलता है। और जो सोनीपत से मिलने वाली कॉइन्स है वो कैसी कॉइन्स है, वो कॉपर कॉइन्स है। उसके बाद हमें जो कॉइन्स मिलती है वो भिटौरा से मिलती हैं। ये उत्तर प्रदेश की बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है। जो भिटौरा नामक स्थान है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ये कॉइन्स है ये सिल्वर टाइप ऑफ कॉइन्स है, चांदी की बनी हुई कॉइन्स है। और जो लास्ट है वो फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां से हमें कॉइन्स मिलती हैं। और ये जो कॉइन्स है वो गोल्ड टाइप ऑफ कॉइन्स है, गोल्डन कॉइन्स है ये। इस कॉइन से जो हमें एक पिक्चर डिपिक्ट होती है वो उस पिक्चर पर जो नंदी है उसके ऊपर उमा माहेश्वर, शिव और पार्वती को बैठे हुए दिखाया गया है, जो एक इंफॉर्मेशन और देता है हमें कि जो वर्धन डायनेस्टी में जो हर्ष पीरियड, जो हर्षवर्धन था वो एक डिवोटेड शैवाइट भी था, वो शैव धर्म को मानने वाला भी था। ठीक, अगला जो आता है वो है साहित्यिक, लिटरेरी एविडेंसेस हमें कहां कहां से मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी एविडेंस इस पीरियड का है वो है बाणभट्ट की हर्षचरित। बाणभट्ट की हर्षचरित, हर्षचरित एक इंडिविजुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम थोड़ा यहीं पे डील कर लेते हैं हर्षचरित के बारे में। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई संस्कृत की पहली बायोग्राफी है, इसीलिए इसे एक हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में भी लिया जाता है। बेसिकली हर्षचरित जो है उसमें 8 अलग अलग चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को नाम दिया जाता है उच्छ्वास। उच्छ्वास कितने हैं, 8। मीन्स
इन टोटलिटी देयर आर 8 चैप्टर्स इन हर्षचरित। किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में है। और क्या क्या है? इन 8 चैप्टर्स में जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उसमें हर्षचरित मतलब बाण भट्ट ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपने बारे में बताया है। इन पहले 3 चैप्टर्स में बाण भट्ट ने अपने बारे में बताया है कि वो कैसे शुरुआत में वो एक नॉमेडिक लाइफ जीता है, उसके बाद उसको आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी मुलाकात हर्ष से होती है। कहां पे होती है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो अचिरावती नदी, श्रावस्ती में जो अचिरावती नदी है उसके बैंक पर बाण भट्ट की हर्ष से मुलाकात होती है। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी या पीसीएस में वो क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछ रहे हैं। ये क्या है? ये रिवर है। ठीक है, इस रिवर के बैंक पर बाण भट्ट की हर्ष से मुलाकात होती है। ठीक, जो चौथा जो चैप्टर है उस चैप्टर में प्रभाकर वर्धन, हु वॉज द फादर ऑफ हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन के बारे में बताया गया है। हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था, दूसरे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था, और जो एक बेटी थी उसका नाम क्या था? राजश्री था। ठीक है, ये हमें कहां इंफॉर्मेशन मिलती है? ये हमें चौथे चैप्टर से इंफॉर्मेशन मिलती है। 5वें चैप्टर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि प्रभाकर वर्धन के टाइम में हूण आक्रमण हुआ था। जो मैंने पिछली क्लास में आपको एक टॉपिक बताया था हूण्स, उसमें जो था 5वें चैप्टर में प्रभाकर वर्धन के टाइम में हूण आक्रमण हुआ है। ठीक है, अब प्रभाकर वर्धन इस आक्रमण का सामना करने के लिए अपने दोनों बेटों राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को भेजता है। ठीक है, अब जिसके दोनों बेटे हैं वो हूण इन्वेजन का सामना करने के लिए चले गए। बट इसी बीच ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब हो गई है। तो जो छोटा बेटा हर्षवर्धन होता है वो फिर से अपने राज्य थानेश्वर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये 5th चैप्टर में पूरा प्रभाकर वर्धन के बारे में, उनके जो 2 बेटे और 1 पुत्री के बारे में और हूण आक्रमण के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जो 5th चैप्टर है इसका, 5th चैप्टर में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई है। प्रभाकर वर्धन की जो वाइफ है उसका नाम है यशोमती। क्या नाम है? यशोमती। प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद यशोमती सती कमिट कर लेती है। ठीक है, अब जब प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई है, यशोमती आपकी सती कमिट कर लेती है, तो अगला राजा कौन बनेगा? कौन बनता है? राज्यवर्धन। ये कहां में इंफॉर्मेशन मिलती है? ये हमें मिलती है 5th चैप्टर है हर्षचरित का, हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब इसी चैप्टर में यह भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कन्नौज पर कौन अटैक कर देता है? कन्नौज पर अटैक कर देते हैं जो उत्तर गुप्त वंश के देवगुप्त, वो कन्नौज पर अटैक करता है। ग्रहवर्मा जो प्रभाकर वर्धन का कौन है? दामाद है, मतलब राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा से हुआ। उस देवगुप्त ने उस ग्रहवर्मा को उसकी हत्या कर दी और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। तो 5th चैप्टर में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? कि ग्रहवर्मा की डेथ हो चुकी है। अब राजवर्धन अपने कन्नौज को छुड़ाने के लिए या देवगुप्त से अपने जो उनका ब्रदर इन लॉ है उसकी डेथ का बदला लेने के लिए राजवर्धन अब जा रहा है। अब 6th चैप्टर में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि राजवर्धन जो है राजा बन चुका है। उसके बाद वो अपने जो उसके ब्रदर इन लॉ है उसके जिन्होंने उसका असैसिनेशन किया देवगुप्त, उससे उसने उसका बदला ले लिया, मतलब देवगुप्त की हत्या कर दी। बट धोखे से जो देवगुप्त का जो देवगुप्त ने जो संघ बनाया था उसमें जो उसका साथी था शशांक,
कहां का? बंगाल या गौड़ का। उसने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। अब क्या होता है, जब राजवर्धन की हत्या हो जाती है तो 7th चैप्टर ये मेंशन किया गया है कि अब राजा अगला कौन बनेगा। हर्ष तैयार नहीं था, तो इस 7th चैप्टर में इंफॉर्मेशन मिलती है जो उस समय का सेनापति है जिसका नाम है सिंहनाथ। सिंहनाथ अब हर्ष से कहता है कि अब चूंकि राजगद्दी का कोई वारिस नहीं बचा है, इसलिए आपका उत्तरदायित्व तो बनता है क्या कि अब आप राजगद्दी को संभालें। ये कहां में इंफॉर्मेशन मिलती है? 7th चैप्टर में। और संभालने के साथ साथ अब आप अपने भाई का जो असैसिनेशन जिसने किया है या भाई की हत्या जिसने की थी, किसने? शशांक ने, उससे बदला लें। तो 7th चैप्टर में यह बताया गया है हर्षचरित में कि 7th की हर्ष राजा बनता है और वो क्या करता है, अपना जो एक्सपीडिशन है, अपना जो विजय अभियान है वो शुरू करता है। कहां? ये 7th चैप्टर में दिया गया है। और जो 8th चैप्टर में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि राजश्री जो है, वो राजश्री कौन? हर्ष की बहन, वो सती कमिट करने जा रही थी। कहां पर? विंध्य के जंगलों में। उस राजश्री को हर्ष ने किस प्रकार ढूंढा? अपने बौद्ध मित्र दिवाकर मित्र के, उसका दोस्त है दिवाकर मित्र, उसके सहयोग से। ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें 8th चैप्टर में मिलता है। ये हर्षचरित का पूरा विवरण है। ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आता है कि हर्षचरित को हम किस हद तक एक हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फैक्ट्स दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इस हर्षचरित की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये डेटेड नहीं है। इवेंट्स तो दिए गए हैं लेकिन इनका डेट नहीं दिया गया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी कमी है इस बुक की, वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा अलंकारिक भाषा या रिटोरिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के। इसका रीजन ये था कि जो बाणभट्ट है वो किसके पैट्रोनेज में रह रहा था? हर्ष के पैट्रोनेज में रह रहा था। इसलिए ये आवश्यक था कि वो अपने संरक्षक राजा को बढ़ा चढ़ा के उसके संबंध में लिखेगा। ये सबसे बड़ी कमी है। और हर्षचरित में वो स्वयं कहता है बाणभट्ट कि वो उसने ये ग्रंथ हर्ष को प्रसन्न करने के लिए लिखा है। तो ऐसा ग्रंथ जिसमें वो किसी अपने सामने वाले राजा को प्रसन्न करना चाह रहा है, तो वो पूर्ण रूप से वो हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये बात जरूर उसमें शामिल होगी कि वो बायस्ड होगा। ये पूरा था हर्षचरित के बारे में। बाणभट्ट की और कौन सी बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। कादंबरी, और चंडी शतक। ये भी बाणभट्ट की ही बुक्स हैं। अब जो दूसरा साहित्यिक एविडेंस आता है, कौन सा है? वो है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हर्ष जो था वो वैश्य जाति का था। क्योंकि इससे पहले बाणभट्ट ये कह चुका है अपनी बुक में कि जो हर्ष हैं वो कौन है? वो चंद्रवंशी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, चंद्रवंशी डायनेस्टी ऑफ छत्तीस। बट आर्य मंजूश्री मूलकल्प ही वो बुक थी जिसने ये बताया कि जो थानेश्वर की जो वर्धन डायनेस्टी है और जो हर्षवर्धन है वो किस कास्ट को बिलोंग करता है? वो वैश्य कास्ट को बिलोंग करता है। और आज ये एक मान्य फैक्ट बन चुका है, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि जो हर्षवर्धन था वो वैश्य डायनेस्टी वैश्य कास्ट को बिलोंग करता था। इसी आर्य मंजूश्री मूलकल्प में हर्ष की जो विजय अभियान है, जो विजय यात्राएं हैं, उसके बारे में ही पूरा विस्तार से दिया गया है। अगला जो आपका सोर्सेस में जो पार्ट आता है वो क्या है? वो है विदेशी, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट।
फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो किसका है? ह्वेनसांग का है। ह्वेनसांग कब आया है? ये 629 एडी के आसपास आता है। उस टाइम राजा कौन था? हर्षवर्धन। और लगभग 16 वर्षों तक वो आपके हर्षवर्धन के साथ रहता है, या इंडिया में रहता है। इंडिया में रहता है। ह्वेनसांग की बुक का नाम क्या है? उसने, इसकी बुक का नाम है सी यू की जो है, ये ह्वेनसांग का जो ट्रैवल अकाउंट था उसका नाम है, जिसमें विस्तार से हमें उस समय हर्ष के समय का इंफॉर्मेशन, और नालंदा उस समय जो फेमस यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और साथ साथ जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन से जो रिलेटेड प्लेसेस हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो उनकी इस समय क्या स्थिति थी। अगला जो इंपॉर्टेंट जो फॉरेन ट्रैवलर था उसका नाम था इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो लगभग 671 एडी के आसपास इंडिया आया था। 671 एडी के आसपास। वो भी जो बुद्धिस्ट रिलीजन से ही वो भी इंस्पायर होकर उसने भी भारत की यात्रा की थी, कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसको वो देखना चाहता था, और जो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जो भी प्लेसेस थे उनका वो दर्शन करना चाहता था। उसने भी हर्षवर्धन के संबंध में डिटेल से इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा कुछ हद तक और हमें फॉरेन जो अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिलती है, उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम मातवा लिन। ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर था। मैंने अभी तक जितने भी तीनों नाम बता दिए, ह्वेनसांग, इत्सिंग और मातवा लिन, ये सब चाइनीज ट्रैवलर ही हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है जो अगले पार्ट में जिसे हम डील करेंगे, इसका फाउंडर कौन था? तो दो नाम आते हैं, पुष्यभूति आता है और नरवर्धन नाम आता है। अकॉर्डिंग टू बाणभट्ट, पुष्यभूति वॉज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। अकॉर्डिंग टू हूं? अकॉर्डिंग टू बाणभट्ट। बट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, बाणभट्ट की इस बात को उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कॉइन्स से रिलेटेड या इंस्क्रिप्शन में, उसमें जो वर्धन डायनेस्टी की जो वंशावली है, जो जीनियोलॉजी है, वो कहां से स्टार्ट होती है? वो नरवर्धन से स्टार्ट होती है। इसलिए अब ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट माना जाता है कि नरवर्धन से ही थानेश्वर की जो वर्धन डायनेस्टी थी उसका स्टार्टिंग हुआ था। अब जब बात नरवर्धन पे आती है, तो पहला राजा था उसका नाम था नरवर्धन। नरवर्धन के बाद राजवर्धन राजा बनता है, उसके बाद आदित्यवर्धन, उसके बाद प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन? यही हर्ष और राजवर्धन का फादर थे। प्रभाकर वर्धन की जो टाइटल था वो क्या है? हूण हरिण केसरी, मतलब इसने हूणों को हराया था। ठीक है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टाइटल है वो है प्रतापशील का। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा बनता है? उसका नाम था राजवर्धन। जो मैंने पूरी अभी आपको इससे पहले पूरी कहानी बताई हर्षचरित की, उसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा यहां पे आप ऐड ऑन करिएगा कि प्रभाकर वर्धन के बाद जो अगला राजा बनता है उसका नाम था राजवर्धन। राजवर्धन जो है वो डिवोटेड क्या है? वो बुद्धिस्ट है। इससे पहले जो सारे राजा थे वो किसके उपासक थे? वो या तो सूर्य के उपासक हैं या शिव के उपासक हैं। लेकिन राजवर्धन जो था वो क्या था? वो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने वाला था। इसलिए जो इसकी टाइटल है वो क्या है? परम स्वागत। आपको आगे भी आपको ये टाइटल जो अडॉप्ट करने वाले राजाओं का नाम मिलेगा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वो होगी पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल। उस डायनेस्टी के भी राजा ये परम स्वागत टाइटल को अडॉप्ट करते थे। और राजवर्धन के बाद जो राजा बनता है उसका नाम था हर्षवर्धन।
और अब इस हर्षवर्धन के बारे में हम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, उसके विजय अभियान, उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसके बारे में हम जो अगला हमारा पार्ट होगा, वर्धन डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर का जो अगला पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें हम हर्षवर्धन के बारे में डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, और जो भी आपको अच्छा या बुरा लगा हो आज की क्लास में वो मुझे जरूर आप इन्फॉर्म करिए, जिससे मैं खुद एक बेहतर कर सकूं और आपको बेहतर इंफॉर्मेशन या बेहतर क्लास में प्रोवाइड कर सकूं। इसी नोट के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्लास आज की अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अपने दोस्तों से, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।